नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज का मैं टॉपिक आपसे जो शेयर कर रहा हूँ वो है आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है उसमें किस तरह से पेशेंट को इन्वॉल्व होना है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा। क्योंकि बहुत बार हमने जो रूटीन प्रैक्टिस है उसमें देखा है कि पेशेंट कहाँ कहाँ पे कि कौन सी चीज़ों को सही ढंग से नहीं लेते, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत बार होता है कि ट्रीटमेंट चलती रहती है, कुछ दिन हो जाते हैं, हफ्ते हो जाते हैं, महीने हो जाते हैं, रिज़ल्ट का थोड़ा बहुत उनमें कुछ आगे पीछे हो जाता है। तो वो क्या रीज़न हो सकता है जिसमें कि जो ट्रीटमेंट में जो हमें जो सिम्टम्स है या डिसीज़ है या कोई साइन है उसमें क्यों इम्प्रूवमेंट हमें नहीं पाई जाती है या क्यों नहीं दिखाई देती है। तो उसका मुझे लगता है कि एक जिसे है कि पेशेंट को समझना चाहिए या जो भी थेरेपी लेते हैं उनको समझना चाहिए कि ये किस तरह से काम करेगा। तो बहुत बार मैंने जो रूटीन में मुझे दिक्कत जो लगी है या मुझे मैंने देखा है जो प्रैक्टिस के दौरान में, तो डोजेस का बहुत बार गड़बड़ी हो जाती है। जैसे कि कुछ 1 टैबलेट है या 1 कैप्सूल है वो सवेरे शाम की, या फिर 2 टैबलेट रहती है सवेरे शाम की, तो कहीं ना कहीं डोजेस का मिस हो जाना, या फिर उसमें जो दवाई रहती है, पीने की दवाई रहती है, तो दवाई का आगे पीछे हो जाना, खाने के पहले वाली भूल जाना या फिर खाने के बाद में कहीं भूल जाना दवाई को। जो एक तो उनकी जो व्यस्तता के कारण में या उनका जो जॉब रहता है उनके कारण या उनका कोई बिजनेस रहता है उनके कारण, जो भी रहे रीज़निंग कोई भी रहे, लेकिन प्रॉपर डोजेस का नहीं जाना। बहुत बार हमें लगता है कि एक हरी जो दवा रहती है वो कभी पानी के साथ में, सादे पानी के साथ में कोई दवाई, या गुनगुने पानी के साथ में कोई दवा, दूध के साथ में कोई दवा या छाछ के साथ में, तो इस तरह से उसके अनुपान कहते हैं हम इसको, या कोई शहद मिला के कुछ दवाई को लेना पड़ता है या घी मिला के लेना पड़ता है। तो ये अलग अलग अनुपान रहते हैं डिसीज़ के हिसाब से, किस तरह का डिसीज़ है। जैसे कि कास अगर भी रहे तो कास में जो कफज कास है उसमें फिर जो दवाई बनती है या हम रेकमेंड करते हैं वो, एक मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि जो दवाई बनती है या हम जो बनवा के देते हैं उनको मिक्स करवा के देते हैं, तो शहद के साथ में वो अच्छा रहता है। और अगर पित्तज कास है या फिर वातज कास है तो उसमें हम गुनगुने पानी से भी उनको रिकमेंड करते हैं या घी के साथ में रिकमेंड करते हैं। तो ये रहा उसका अनुपान। तो बहुत बार अनुपान मिस हो जाता है, प्रॉपर वे से नहीं हो पाता है। तो वो एक मुझे एक लगा कि डोजेस का एक प्रॉपर तरीके से नहीं लेना, और अनुपान जो है जो जिसके साथ में वो दवाइयाँ ले जा सकती है वो नहीं लेना, वो भी है। और एक ड्यूरेशन का रहता है इसमें। उनका जो जो भी पेशेंट रहे, रुग्ण रहे, वो डिसीज़ जो रहता है वो क्रॉनिक डिसीज़ का हमने पाया है कि बहुत बार जो आयुर्वेद थेरेपी की तरफ लोग जाते हैं, आयुर्वेद ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, तो वो क्रॉनिक डिसीज़ को लेकर ही हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग उसको प्रीफर करते हैं क्रॉनिक डिसीज़ में ही। अक्यूट कंडीशन में या फिर तत्काल वाले कंडीशन में वो आयुर्वेद को इतना ज़्यादा प्रीफर नहीं करते। कई कई जगह पे है वहाँ प्रीफर हो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे अगर हम ओवरऑल अगर उसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे प्रेफरेंस का, तो क्रॉनिक में ज़्यादा प्रेफरेंस आयुर्वेद थेरेपी को आज का जो वर्ग है वो कर रहे हैं, सभी वर्ग कर रहे हैं आज के। तो उसमें फिर जो ड्यूरेशन होता है वो ड्यूरेशन मुझे लगता है कि कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ हफ्ते हो सकते हैं, या कुछ महीने या कुछ साल भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि डिसीज़ कौन से स्रोतों से का है, जिसको हम कहेंगे कि किस रीजन का डिसीज़ है, किस कारण से हुआ है, उसकी उत्पत्ति क्या है। जैसे हमारे इसमें कहा है कि दोष दुष्य समुच्चनाम विघटनम एवं चिकित्सा। तो दोष क्या है, दुष्य क्या है, कौन सा स्रोतों की दृष्टि हुई है, उसका अधिष्ठान क्या है, स्थान संश्रय कहाँ पे है उसका, तो ये देख के उसको हम जिसको कहेंगे कि ट्रीटमेंट का पार्ट चलेगा। एक श्लोक आता है
संचयम च प्रकोपम च प्रसर स्थान संश्रयम, ये व्यक्ति और भेद, इस तरह का ये श्लोक है। तो ये षट क्रिया काल जिसे कहेंगे, तो कोई भी डिसीज़ इसी सीक्वेंस से गुजरेगा। दोषों का संचय होगा, प्रकोप होगा, प्रसर होगा, स्थान संश्रय होगा, व्यक्त होगा, भेद उसके आएंगे। तो ये इस तरह से ये जो डिसीज़ का जो प्रोग्रेशन है वो चलते रहेगा। तो ये जहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा डिसीज़, उस तरह से फिर जो डिसीज़ क्योर होने की जो ड्यूरेशन रहता है वो बढ़ जाते हैं। जैसे अगर जहाँ पे व्यक्त हो गया, भेद हो गया, पता चल गया कि ये वातज है, पित्तज है, कफज है, इस तरह से जब डिसीज़ क्लियरिटी देता है तो उसमें फिर बहुत दिक्कत आ जाती है। आयुर्वेद में 4 प्रकार के डिसीज़ को वर्णन किया है: सुख साध्य, कुट साध्य, याप्य और प्रत्याख्य। तो जो असाध्य जिसे कहेंगे प्रत्याख्य में, तो इस तरह से जो डिसीज़ है ये 4 इसमें वर्णित है, 4 कैटेगरी में वर्णित है। तो जो याप्य रहते हैं उसमें फिर इनको दवाई लेनी ही पड़ती है, कंटिन्यूस दवाई चलती रहती है। एक मैं सादे सिंपल तौर पे और कहूँगा तो आम वात की कंडीशन में, आम वात का जो है रूमाटॉइड आर्थराइटिस का, ये इन पेशेंट को, या फिर कोई ऑटोइम्यून डिसीज़ है इन पेशेंट को, या डायबिटीज़ के पेशेंट को, या फिर हाइपरटेंसिव जो पेशेंट है उनमें, या फिर हाइपोथायराइडिज्म में, इस तरह के बहुत सारी कंडीशन है जो एक जनरल कंडीशन हमें ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है, या डिसीज़ जो है ज़्यादा पाए, तो मैं उसका आपको नाम बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। तो इनमें ये डिसीज़ जो है ये बना रहेगा, तो इसमें दवाई भी आपकी रेगुलर चलती रहेगी। तो ये चीज़ें हर एक पेशेंट को समझनी चाहिए कि क्यों हमारे डिसीज़ में दवाई ज़्यादा देर तक हमें लेनी है। तो कोई डिसीज़ रहता है कि क्योर होता है, और कोई डिसीज़ रहता है वो पैलेटिव जिसे ट्रीटमेंट कहेंगे हम, तो उनकी जो प्रोग्रेशन है वो ना बने, प्रोग्रेशन रुक जाए, और उसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो डेवलप ना हो, और जैसा स्थिति है उससे बेटर जो लाइफ है वो पेशेंट जी पाए। उनका जो, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि क्रिपलिंग डिसीज़ कहेंगे या क्रिपल्ड, जैसे लंगड़ापन, लूलापन आ जाना, या फिर किसी के ऊपर निर्भर हो जाना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में लास्ट की कंडीशन में उसी तरह से पाया जाता है। तो ये इस तरह की सिचुएशन पेशेंट में ना आए, वही हमें मेनली ध्यान देना है कि उसको फिर पैलेटिव ट्रीटमेंट ही करेंगे, कि क्यूअर तो होने वाला नहीं रहता है, सिर्फ हमें उनका जो प्रोग्रेशन है वो रोकना पड़ता है, उनके कॉम्प्लिकेशन को रोकना पड़ता है, और पेशेंट की जो लाइफस्टाइल है वो कैसी अच्छी हो सकती है वो हमें देखना है। तो इस तरह का डिसीज़ का जो ट्रीटमेंट का पार्ट है वो चलता है, क्योंकि बहुत बार पेशेंट कहते हैं कि सर कितने दिन तक दवाई लेनी है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने। तो वो डिपेंड करता है कि डिसीज़ किस तरह का है। मैंने अभी अम्ल पित्त का अगर कहेंगे, हाइपर एसिडिटी का, जिसमें बेल्चिंग आता है, किसी को नाउसिया रहता है, वोमिटिंग, जी मचलाना, या फिर उल्टी होना, या फिर पेट, अपर एब्डोमेन में पेट होना, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेट पेन होना पेट में, तो या फिर जो स्टर्नम बोन है तो वो स्टर्नल जो है बर्निंग सेंसेशन रहना, तो ये बोन है स्टर्नल, इसलिए पोस्टीरियर साइड स्टर्नम के बर्निंग सेंसेशन रहना, गले में भी जलन जैसे होना, तो इस तरह से ये सिम्टम्स है ये पाए जाते हैं। तो ऐसे में आपको लाइफस्टाइल भी कुछ ना कुछ तो भी चेंजेस करनी पड़ती है। बहुत बार लाइफस्टाइल पेशेंट जो चेंजेस नहीं करते, जैसा कि रिकमेंड किया जाता है, कुछ डाइट में रिकमेंड किया जाता है, वो भी प्रॉपर वे से नहीं करते हैं, जैसे कि कुछ तीखे मसाले वाला, या फिर जिसको कहेंगे हम कि मैदा बेसन वाली चीज़ें इस तरह की, या होटलिंग वाला, या फिर बेकरी वाली चीज़ें, ये अवॉइड करने के लिए हम पेशेंट को कहते हैं, रिकमेंड करते हैं, पत्या पत्ते जिसे कहते हैं। तो पत्या पत्ते का भी एक अच्छा श्लोक आया है, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, अब भी बताऊंगा मैं, कि पति जो है, पति जो लोली महाराज है उन्होंने कहा है कि पत्ते अगर आप करेंगे तो आपको दवाई की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, और आप अगर पत्ते नहीं करते तो दवाई लेके भी कुछ नहीं होगा। पति सदकदार्शस्य किम औषधि शिवनम, पति जो अपत्य जो है वो अगर आप ले रहे हैं तो उसमें फिर दवाई कोई काम नहीं करेंगी। तो ये लोलिम्बराज का ग्रंथ है, साउथ के जो चिकित्सक रहे हैं,
लेखक रहे उन्होंने लिखा है पति असत गदार्थस्य किम औषधि निसेवनम। तो एक ही लाइन में मारा है वो, पति सत गदार्थस्य किम औषधि निसेवनम, पति असत गदार्थस्य किम औषधि निसेवनम। अशब्द सिर्फ उसमें ऐड हुआ है नीचे के लाइन में। तो ये सभी जानकारी आपको होनी चाहिए ट्रीटमेंट के दौरान में, तभी आप इसको कंटिन्यूसली ले सकते हैं, कंटिन्यूसली उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं और ट्रीटमेंट को पूरी तरह से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ हल्के में इसको 2-4 दिन के लिए ले लिए, 8 दिन के लिए ले, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। बहुत बार कहते हैं हमें कि पंचकर्मा को तो हम एक ही दिन में कर लेंगे, तो उस तरह का ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है। अगर वाकई में आपको करना है तो उसको पूरी लगन से, पूरी एनर्जी को लेके उस ट्रीटमेंट को करना है। और जब तक आपके वैद्य कहते हैं, फिजिशियन कहते हैं, तब तक आपकी ट्रीटमेंट चलती रहेगी। और भी हम बातें करेंगे, आज का हम यहीं तक इसको विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।